आवाज बंद करो। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमने क्या खत्म कर लिया है? अनुवांशिक कूट को देख लिया, और अनुवांशिक कूट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल डोग्मा। समझेंगे सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रल डोग्मा जो है इसकी खोज किसने की। तो सेंट्रल डोग्मा की खोज पहले देखते हैं। ये जो सेंट्रल डोग्मा है बेटा, इस सेंट्रल डोग्मा की खोज जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, यानी हम इनकी खोज को देख रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे, यानी कौन से वैज्ञानिक? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम था क्रिक। आप लोगों ने वाटसन और क्रिक का वो सुना है ना? तो बस यही याद रखना। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक ने किया। तो पहला आपने समझ लिया कि जो सेंट्रल डोग्मा है इसकी खोज किसने किया? फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक महोदय ने किया। अब सवाल ये होता है कि भाई है क्या ये सेंट्रल डोग्मा, होता क्या है? तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, अभी पढ़ेंगे कि हमने क्या किया, डीएनए से क्या बनाया? आरएनए का निर्माण। तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण कर रहे थे तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा था? अनुलेखन। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आपने इसी में क्या देखा बेटा? इसी में आपने क्या देखा कि आरएनए से आप क्या कर रहे थे? प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे। और प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनुवादन। दोनों अनुलेखन ही होगा। क्या होता है? एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और अनुवादन क्या कहता है? ट्रांसलेशन कहता है। क्या कहता है? ध्यान देना, क्या बताया गया? हमको जानना है कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। यानी सेंट्रल डोग्मा, एक चीज ध्यान रखना, यह एक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें अनुलेखन और अनुवादन, जो ये अनुलेखन है बेटा, कौन? ये अनुलेखन और ये क्या है? अनुवादन। इसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके सम्मिलित रूप को, यानी आपने यही देखा कि इसके सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल
डोगमा कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। यानी वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए बनता हो, जिसे अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जिसे अनुवादन कहते हैं। अर्थात अनुलेखन और अनुवादन प्रक्रिया के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था सर्वप्रथम, किसने कहा था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक महोदय ने किया था। तो अब एक बात मुझे बता दो यहाँ पे बेटा, आप एक चीज मुझे समझा दो, अगर सेंट्रल डोगमा की खोज जो है क्रिक ने किया था, तो अनुलेखन और अनुवादन का खोज किसने किया था? हाँ हाँ, यानी भाई इन्हीं दोनों का खोज किसने किया? तो अगर अनुवादन और अनुलेखन में आ जाए कि इसकी खोज किसने किया था, तो वो भी किसने किया था, क्रिक ने किया था। ठीक ना। अब दूसरा चीज, ये सेंट्रल डोगमा हो गया, लेकिन एक सेंट्रल डोगमा का अपवाद भी होता है। क्या होता है? अपवाद, यानी इसके विपरीत भी होता है। देखो हम देखेंगे सेंट्रल डोगमा के अपवाद क्या है। सेंट्रल डोगमा के अपवाद देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे एक वैज्ञानिक नहीं, दो वैज्ञानिक मान लेते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम था टेमिन। क्या नाम था? टेमिन। और दूसरे का नाम था, आप लोगों ने एक प्रसिद्ध नाम सुना होगा, बाल्टी। बाल्टी नहीं सुने हो? सभी लोग घर पे यूज करते हो बाल्टी। तो बाल्टी याद कर लेना और उसमें मोर जोड़ देना, बाल्टी मोर। ठीक ना। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रक्रिया में देखा, यानी एक प्रक्रिया कर रहे थे एक विषाणु पर, जिस विषाणु का नाम था राउस सरकोमा वायरस। दो वैज्ञानिक बताया गया, एक का नाम क्या बताया गया? एक का नाम बताया गया बोलो क्या है? टेमिन। और दूसरे का बाल्टी मोर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक विषाणु लिए, जिसका नाम क्या था? जिस विषाणु का क्या नाम था? एक प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, एक विषाणु को लिया, जिस विषाणु का नाम था राउस सरकोमा वायरस। राउस सरकोमा वायरस। इस वायरस पे इन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने क्या देखा बेटा कि यह ऐसे विषाणु हैं, ध्यान देना, यह राउस सरकोमा वायरस एक ऐसे विषाणु हैं, एक ऐसे वायरस हैं, ये जब किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं, ध्यान रखना, बताया जा रहा है कि जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तो इसका आरएनए जो है डीएनए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। यानी जब ये क्या करते हैं, किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं,
तो उस कोशिका में इनका आरएनए जो होता है, इनका आरएनए किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। यानी इनमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। अभी आपने देखा कि डीएनए से आरएनए में बदलना और आरएनए से प्रोटीन में निर्माण होना क्या कहला रहा था? सेंट्रल डोग्मा। इसका अपवाद क्या मिल गया कि आरएनए से किस में बदल जाना? पुनः जो है डीएनए में बदल जाना। ये इसका क्या माना जाएगा? अपवाद माना जाएगा, या इसे कहा जाता है, इनकी खोज जो है खास तौर से टेमिन महोदय ने ही किया था, लेकिन उनके साथ सहयोगी कौन थे? बाल्टीमोर। यहाँ मोर मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर छोड़ दिया। तो टेमिन महोदय के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा? टेमिनिज्म। क्या नाम पड़ा? टेमिनिज्म। तो इन्हें जो है, इन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या क्या कहा जाता है? टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। टेमिनिज्म। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है या टेमिनिज्म क्या है, तो भाई सीधे से बात कि जो सेंट्रल डोग्मा का अपवाद होता है, यानी एक ऐसा वायरस होता है कि जब वह किसी कोशिका को क्या करता है? संक्रमित। वो कौन सा वायरस होता है? राउस सर्कोमा वायरस। जब ये किसी कोशिका को क्या करता है? संक्रमित करता है, तो इसका आरएनए किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। बस, तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ? समाप्त। अब हम अभी तक तो हमने अभी हम पढ़ रहे थे, हमने क्या, हमने देख लिया डीएनए की प्रतिकृति देख लिया, हमने अनुलेखन देख लिया, हमने अनुवादन देख लिया, ये हमने सब देख लिया ना। अब हमें जो है कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, इसको क्या करना है? जानना है। तो देखो हम देखते हैं प्रोटीन का निर्माण। देखते हैं बेटा प्रोटीन निर्माण। अब अगला जो है इसमें देखते हैं प्रोटीन निर्माण क्या है। आप जानते हो कि आरएनए यानी डीएनए क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। तो यानी आरएनए से प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। अब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में होता क्या है, तो देखना प्रोटीन निर्माण जो है, प्रोटीन निर्माण की जो क्रिया है वो 3 चरणों में होती है। कितनी चरणों में होती है? यानी 3 स्टेप में होता है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ध्यान रखना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होता है उसकी संक्रियण क्रिया होती है, यानी वह सक्रिय होने का कार्य करता है। दूसरा क्या है? द्वितीय चरण में टीआरएनए का आवेशीकरण, यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और लास्ट में क्या होता है? अनुवादन होता है। अनुवादन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो प्रथम चरण है इसमें अमीनो एसिड का जो है, यानी अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन होता कैसे है। तो आप लोगों ने देखा था, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? टीआरएनए। क्या है? ये आपका टीआरएनए है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये टीआरएनए हो गया। ये क्या हो गया? टीआरएनए। इस पे क्या होते हैं? 3 लूप पाए जाते हैं। कितने लूप पाए जाते हैं? 3 लूप। ये क्या होता है? कौन सा लूप होता है? DHU लूप होता है। क्या होता है? DHU लूप होता है। और ये क्या होता है? T-C लूप होता है। और ये क्या होता है? एंटीकोडोन होता है। क्या होता है? एंटीकोडोन होता है।
अब एक चीज ध्यान रखना, ये इसका क्या होता है, 3' सिरा होता है। और आपको बताया गया था कि इस पे एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, अमीनो एसाइल सिंथेसिस। क्या पाया जाता है, अमीनो, यहां पे पाया जाता है अमीनो एसाइल सिंथेसिस। ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। और एंटीकोडोन, अब जानते हो एक चीज कि प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। तो ये 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं बेटा, यानी जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ये जो है, ये जो आपको एंजाइम दिखाई दे रहा है, ये एंजाइम इनको क्या करता है, 3' सिरे पर जोड़ता है। और जोड़ने के बाद से अगर मान लो एक अमीनो एसिड को यहां पर जोड़ेगा तो कितने एंजाइम खर्च होंगे, तो यहां पर भी कितने होंगे, एक अमीनो एसाइल सिंथेसिस की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो जब 20 अगर जुड़ेंगे तो कितने ये लगेंगे, 20। अब ये बात जो है आपने देख लिया, यानी अमीनो एसाइल सिंथेसिस से कौन जुटेगा बेटा, ये कौन जुटेगा, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड जुड़ता कैसे है बेटा, तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये जुड़ने के लिए इस पे जो है जोड़ने का कार्य कैसे होता है, तो ये होता है एटीपी। क्या होता है, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता कैसे है, जाओ पानी पी जाओ, यहां ध्यान देना बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है, यानी एडिनोसिन के साथ कितने फास्फेट जुड़े होते हैं, 3। ये कितने फास्फेट जुड़े होते हैं, 3। आप लोगों को मैं उस दिन बताया तो था। अब इसमें से क्या किया जाता है, ये जो 3 जुटे हुए हैं, ध्यान रखना, यानी ये इससे जब ये जोड़ता है तो इसमें क्या जुटा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करना होता है, अब यहां से इसको यहां लाना है तो इसके लिए क्या करना होता है, इसमें से 2 फास्फेट को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब 2 फास्फेट निकल गया तो एडिनोसिन क्या बनता है, यानी मोनोफास्फेट। जब एक फास्फेट एडिनोसिन के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जब 2 आप इसमें से 2 फास्फेट को आपने निकाला, जब 2 फास्फेट को निकालते हैं तो इनसे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसी ऊर्जा का उत्पन्न करके ये क्या करता है, इससे जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जब जुड़ता है तो आप जानते हो क्या बन जाता है। अब यहां पे देखो क्या बन जाता है, अमीनो एसाइल एएमपी। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एटीपी लिखे थे, तो अब ये जब बन गया तो ये क्या बन गया, एएमपी, यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब एडिनोसिन मोनोफास्फेट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एडिनोसिन हो और एक फास्फेट जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहते हैं। अब देखो इससे क्या क्या जुड़ गया बेटा, इससे 3 चीज आकर जुड़ा। क्या क्या,
अब आप देख रहे हो कि इससे जो है यहाँ पे 3 चीजें आकर जुड़ गई। पहला क्या जुड़ा? अमीनो एसिड, तो ये क्या जुड़ा? अमीनो। और दूसरा क्या है? कौन सा एंजाइम जुड़ा है बेटा? एसाइल सिंथेसिस ना, तो एसाइल और प्लस क्या जुड़ गया? एटीपी, एएमपी, क्या जुड़ गया? एएमपी। ये देखो, एक ये जुटा और ये जुटा और ये जुटा। ये अमीनो अम्ल है। ये क्या है? एसाइल क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। और ये क्या है? क्या है? ये क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये जटिल हो जाते हैं। किसका निर्माण होता है? कॉम्प्लेक्स का। यानी ये क्या बन जाते हैं? जटिल बन जाते हैं। तो ये पहला प्रक्रिया हमने क्या देखा? पहले चरण में ये क्रिया होती है। यानी सीधी सी बात है, हमने क्या देखा इसमें, तो इसको अगर नोट करना है तो आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। जब अमीनो अम्ल को एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेसिस से जोड़ते हैं तो उसे अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन या संकरीकरण कहते हैं। बात समझ में आई है आप लोगों को? हम देखो एक्टिवेशन को हमने क्या बताया? बेटा, सीधी सी बात है कि हम जो है टीआरएनए पर क्या करेंगे? हमको क्या करना है कि 3' सिरा पर क्या लाएंगे? जब तक हम क्या नहीं लाएंगे, अमीनो अम्ल को नहीं लाएंगे, तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो आप जानते हो कि इसमें 3 रूप पाए जाते हैं। इस रूप पर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का क्या नाम होता है? अमीनो एसाइल सिंथेसिस। अब हमको अमीनो एसाइल सिंथेसिस को क्या करना है? अमीनो एसिड के साथ जोड़ना है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमने क्या बताया कि ये ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और इसमें से 2 फास्फेट को हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जब 2 को बाहर निकालते हैं तो ये इससे आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये जुड़ता है तो क्या क्या जुड़ा? अमीनो अम्ल एंजाइम, क्या कौन सा? एसाइल सिंथेसिस। और इसके बाद क्या है? ए यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी जटिल कहलाता है। ठीक है, ये पहला, इसी को हमने इससे इसको जोड़ा, यही प्रक्रिया क्या कहलाया? यानी इस एंजाइम से अमीनो एसिड को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और यही प्रक्रिया क्या कहला रहा है? एक्टिवेशन कहला। पहला चरण समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट चरण था। अब द्वितीय चरण में क्या होता है बेटा? अब द्वितीय चरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो द्वितीय चरण में क्या होता है, इसे मिटा दे। द्वितीय चरण में क्या होगा बेटा? टीआरएनए का आवेशीकरण। हमने फर्स्ट को देख लिया। फर्स्ट में हमने क्या किया? इसको जटिल बना दिया। अब ये जो जटिल हैं, ये जटिल में कौन कौन सी चीज? ये क्या है बेटा? T/C। ये T/C है। क्या है? कौन सा रूप है? T/C। और ये क्या है? एंटीकोडोन है। और ये क्या है? DHU लूप है। अब ये वाला जो है ना, इस पर ये जो कॉम्प्लेक्स है,
कम्प्लेक्स। इस कम्प्लेक्स में क्या क्या जुटा है बेटा? तो आप देख रहे हो, पहला ये क्या है? अमीनो एसिड इसमें जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है? एक एंजाइम से। किससे जुड़ा हुआ है? एक एंजाइम से। क्या जुड़ा है? एक एंजाइम से। ये एंजाइम कौन सा है? हाँ, अब तीसरा इसमें क्या जुटा हुआ है? AMP। क्या जुटा हुआ है? AMP। ये वाला जो है ना, ये तीनों आके द्वितीय चरण में क्या हो जाते हैं? इनके साथ जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? ये कौन? जो जटिल है, जो कम्प्लेक्स है, वो आकर क्या हो जाता है? T साइज C वाले लूप से आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जब ये जुड़ता है बेटा, ये तीनों जब जुड़ जाता है तो इसमें होता क्या है? अब यहां से जो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड ये क्या है? एंजाइम है। और ये आप जानते ही हो कि क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये यहां से निकाल कर, ये जो 3' वाले सिरा है ना, इसको अमीनो एसिड को निकाल कर कहां भेज देते हैं? ये 3' सिरे पे भेज देते हैं। और यहां पर आकर कौन जुड़ जाता है? इसमें से अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड यहां पर आके जुड़ गया तो इनके पास शेष क्या बच गया? ये एंजाइम और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहां बच जाता है और ये आकर जुड़ जाता है। तो इससे जुड़ने से ये क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अब तीसरा चरण में क्या होता है? यानी चार्ज का मतलब क्या? ये आवेशित हो गए। आवेशित किस लिए हो गए? प्रोटीन निर्माण करने के लिए। एक बार दोबारा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, फिर सुनो। इसमें आपने देखा कि हमने क्या किया? जो एंजाइम था उसको अमीनो अम्ल से जोड़ा। अमीनो अम्ल जोड़ा तो उससे किसका निर्माण हुआ? कम्प्लेक्स का। और जब कम्प्लेक्स बन गया तो अब द्वितीय चरण में क्या हुआ? ये कम्प्लेक्स आकर किससे जुड़ा? T साइड C से जुड़ा। और T साइड C ने क्या किया? इसमें से अमीनो एसिड को 3' सिरे पर ले जाकर क्या कर दिया? जोड़ दिया। जब ये जुटा तो इससे किसका निर्माण? क्या हो गया? जो RNA है वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। किसके लिए आवेशित हो गया? प्रोटीन निर्माण के लिए। अब प्रोटीन निर्माण में अगला प्रक्रिया क्या होगा? जो थर्ड चरण है। तो आप लोगों ने देखा था कि आपको मैं पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है? ये क्या था? ये क्या था? ये इसको क्या कहा जाता है? बोलो। ये क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम का ये आप देखे थे कि इनमें जो है, इन दोनों इकाइयों को, छोटी इकाई और बड़ी इकाई को क्या किया गया था? अलग किया गया था। यानी जो अनुवादन प्रक्रिया है तो इसमें इसको क्या किया गया था? अलग किया गया था। और इसको अलग कौन किया था बेटा? इसको अलग कौन किया था? बोलो। इसको अलग किसने किया था? छोटी इकाई और बड़ी इकाई को अलग किसने किया था? तो एक कारक था जिसको प्रारंभिक कारक के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? और जब ये तीसरा अनुवादन ही है ना, और इसमें क्या, जब ये अलग हुआ था तो यहां पर आपने क्या देखा था? ये अलग हुआ तो अलग होने के बाद से ये छोटी वाली इकाई जो थी, इसके tRNA से आकर कौन जुड़ रहा था? mRNA आकर इस पे क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। और mRNA पे क्या पाए जा रहे थे? कोडोन। क्या पाए जा रहे थे? कोडोन। और इस कोडोन पर जो है, ये कोडोन किसके होते हैं? नाइट्रोजन क्षार के। और आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन क्षार में किससे कौन जुड़ेगा? एंटी कोडोन आकर जुड़ता है ना। तो ये बड़ा वाला कोडोन बाद में आकर क्या हो जाता है? इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसके साथ जो एंटी कोडोन होते हैं, यानी इसके भी 3 भाग थे। ये ई और एक को बताया गया था, ऐसे आप लोगों को बताया गया था। एक को ई कहा जा रहा था, दूसरे को बी, एक को कहा जाता था पी, और क्या बताया जा रहा था? ए। ये 3 थे।
यानी ई फॉर होता है एग्जिट साइट, नोट कर लेना, इसको मैं उस दिन विधिवत नहीं बताया था। ई फॉर एग्जिट साइड हो गया। अब पी का होगा पीडाइली साइड, और अमीनो एसाइड, ए का क्या होता है अमीनो एसाइड, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि जो mRNA पर क्या होता है एंटीकोडोन होता है, कौन होता है एंटीकोडोन, यही होता है ना एंटीकोडोन, ध्यान रखना। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि एंटीकोडोन किससे जुड़ा आता है बेटा आपका, अरे प्रोटीन निर्माण के लिए जब आप लोगों को यही बताया गया था ना कि एंटीकोडोन क्या होगा, यानी जब दोनों कोडोन पर कोडोन और एंटीकोडोन मिल गया, जुड़ गए, जब क्या होगा, अगर मान लेते हैं इस पे क्या है AUG है, तो उसके एंटी क्या होगा कोडोन, जब इसमें पाया जाएगा तो जुड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा खत्म होता जाएगा, और नहीं जुड़ेगा तो ये अमीनो एसिड को इसके पास भेज देगा। और यहाँ पर क्या हुआ, अगर इसके एंटीकोडोन मिल गया तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद से किसका निर्माण चालू कर देंगे, प्रोटीन बनाने का निर्माण शुरू कर देंगे। और कब तक बनाएंगे, जितनी आवश्यकता होगी प्रोटीन उसका क्या करेंगे निर्माण करेंगे। और फिर जो है किस पे प्रोटीन, मतलब अगर आप देखोगे तो कौन से कोडोन पे प्रोटीन का निर्माण होता है बेटा, AUG पर, यानी AUG पर अनुवादन क्रिया शुरू होती है और प्रोटीन बनना क्या हो जाता है चालू हो जाता है। और जितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह क्या होता है प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। और जब प्रोटीन की आवश्यकता खत्म हो जाती है तो कुछ कोडोन आते हैं, जैसे UAA है, UAG है और UJA है, ये क्या आते हैं, जब इसे आते हैं तो इसे क्या कर देते हैं समापन कर देते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन की निर्माण प्रक्रिया क्या होती है चलती है, और जब आवश्यकता खत्म होती है तो क्या कर दिया जाता है बंद कर दिया जाता है। तो आप जो है यानी प्रोटीन निर्माण में दो चीज देखें, एक क्या होगा प्रारंभिक कोडोन, प्रारंभिक कोडोन कौन होता है AUG जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, और एक क्या होता है समापन कोडोन, समापन कोडोन कौन होता है जो आता है और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कर देता है रोक देता है। वो कौन कौन बताया गया UAA, UAG और UGA, ये हमारा क्या हुआ प्रोटीन निर्माण करने की कंप्लीट प्रक्रिया हो, ठीक है। तो यहाँ तक अब इसको कंप्लीट समझा जाए ना।